नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिक्रिस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को आपका एसएससी एमटीएस का कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। साथ में जो क्वेश्चन आपकी एनालिसिस के दौरान छूट गए थे उन सारे प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जहाँ से आपको आगामी शिफ्टों में प्रश्न जो कि देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जिनका भी एग्जाम है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा एसएससी एमटीएस से जुड़े हर पल अपडेट के लिए। साथ में वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करना है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है, यानी कि सुबनसिरी इज द विच रिवर ट्रिब्यूटरी। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी होगा। ठीक है, सुबनसिरी की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और तिब्बत के शन्यान प्रांत में लाओसे काउंटी से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश असम से होकर बहती है और असम के लखीमपुर में आपका ब्रह्मपुत्र से मिल जाता है। इसके अलावा सुबनसिरी नदी की लंबाई की बात करते हैं तो 518 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग प्रमुख नदियों के सहायक नदियों को देखेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं। तो सिंधु नदी है, जिसकी सहायक नदी की बात करते हैं तो झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया और आपका सतलुज हो गया। गंगा नदी की बात करते हैं तो यमुना, चंबल, सोन, दामोदर, महाकाली, घाघरा, रामगंगा, कोसी और गंडक हो जाएगा। इसके अलावा यमुना नदी की सहायक नदी की बात करते हैं तो आपका टोंस हो गया, हिंडन हो गया, चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया। ठीक है, इसके अलावा चंबल नदी की सहायक नदी की बात करते हैं तो बनास नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदी हो जाएगा। सोन नदी की बात करते हैं तो जोहिला, गोपद, रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल, ये सभी आपकी सोन नदी की सहायक नदी होगा। नर्मदा नदी की बात करते हैं तो अमरावती, भूखी, तवा और बांगर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो सुबनसिरी, कामेंग, बेलसिर, धनसिरी, मानस, संकोश, तिस्ता, डिब्रू, दिहिंग, कलंग, बुढ़ी और दिक्खू हो जाएगा। माना नदी की बात करते हैं तो ईब, हसदो, सेओ, नाक, सोंढूर, पेरी, ओंग, दूरभाष हो जाएगा। गोदावरी नदी की बात करते हैं तो पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा। कृष्णा नदी की बात करते हैं तो कोयना, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीम, मुशी, मुनेरू। कावेरी नदी की सहायक नदियों में हरंगी हो जाएगा, हेमावती, काम्बनी, भवानी, अक्रावती, लक्ष्मण तीर्थ, नोयाल और अक्रावती आपका हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर आने वाले सिलेक्शन वाली दिवाली के सेल के बारे में। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आपका दिवाली जो है आपका अभी आ रहा है, तो टेक्स्ट बुक इस मौके पर आपका एक ऑफर लाया है जो कि आपका ईयरली का जो टेक्स्ट बुक जो पास प्रो होगा उस पर आपका बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप है जो कि किया जाएगा। ये जो सेल है आपका 29 अक्टूबर से लाइव होगा। ठीक है, 29, 30, 31 अक्टूबर तक ये सेल रहेगा। कितना प्राइस ड्रॉप होने वाला है ये दोस्तों आपको 29 अक्टूबर को ही मालूम चलेगा। ठीक है, तो यानी 28 अक्टूबर के रात 12 बजे को ही मालूम चलेगा कितना प्राइस ड्रॉप आपको यहाँ पर किया गया है। प्राइस ड्रॉप जो भी हो, लेकिन आप हमारा कूपन कोड APG यूज़ करते हैं तो आपको बता दें कि आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ जो कि आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के बारे में मालूम नहीं है उनको बता दें कि टेक्स्ट बुक जो है आपको विभिन्न एग्जामों का आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है। मॉक टेस्ट कहें तो जैसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है उसी लेवल के प्रश्न आपको पहले ही इस ऐप के माध्यम से करा दिया जाता है। ठीक है, साथ में आपको विभिन्न एग्जामों का PYPs भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, उसका आप मॉक दे सकते हैं, खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि आप उस ईयर में एग्जाम दे रहे होते तो आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे होते। ठीक है, इसके अलावा टेक्स्ट बुक पर 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYP है जो कि आपको देखने को मिलता है। तो बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप इस साल का किया जा रहा है, तो आप लोग भी इस सेल का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, बाकी जो होगा इसका जो लिंक वगैरह हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। जैसे ही आपका सेल लाइव होता है आपको ये सूचना जो है टेलीग्राम के माध्यम से दी जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर आप लोग जुड़ सकते हैं और कूपन कोड APG यूज़ करके इस सेल का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 95। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, इसका राइट आंसर होगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो आपके महात्मा गांधी के गुरु हुआ करते थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन है यह आपका बनारस में हुआ था। बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आह्वान को उठाने का निर्णय लिया गया था, उसके अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन देखते हैं। तो सबसे पहला जो आता है आपका 1885 का आता है, जहाँ पर कांग्रेस का स्थापना ही हुआ था। ठीक है, तो पहला अधिवेशन भी 1885 में हुआ था 28 दिसंबर के दिन, और उसकी जो अध्यक्षता है वो आपका किए थे WC बनर्जी, और WC बनर्जी ने किए, और ये आपका बम्बई में हुआ था। प्रथम सत्र था और 72
प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर दूसरा जो है कांग्रेस का सेशन 1886 में हुआ कलकत्ता में, और दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन था। 1887 का तीसरा था जो कि मद्रास में आयोजित हुआ, और इसकी अध्यक्षता आपके सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, और मुसलमानों से अन्य राष्ट्रीय नेताओं से हाथ मिलाने की अपील की गई थी, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी आपके सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ही थे। इसके बाद 1888 में हुआ था इलाहाबाद में, जॉर्ज ह्यूल इसकी अध्यक्षता किए थे, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। फिर आपका 1896 का कलकत्ता अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। रहीमतुल्लाह एम सियानी इसकी अध्यक्षता किया थी, और राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम पहली बार जो है आपका इसी अधिवेशन में गाया गया था। 1905 का बनारस हो गया, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया गया था। 1906 का भी कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की, और स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख है जो कि इसमें किया गया था। 1907 में सूरत में हुआ था, रासबिहारी घोष जो है इसकी अध्यक्षता किए थे, और पार्टी उग्रवादियों और उदारवादियों में विभाजित हो गया था। ठीक है, 1908 का भी मद्रास में हुआ, रासबिहारी घोष इसकी अध्यक्षता की। इसके अलावा 1909 का जो है लाहौर में हुआ, मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता किए थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है जो कि आया था इस समय। 1911 का कलकत्ता में हुआ, और बिशन नारायण धर इसकी अध्यक्षता किए थे, और जनगण मन पहली बार आपका इसी अधिवेशन में गाया गया। 1916 का लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता किए थे, और लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग के साथ संयुक्त अधिवेशन भी है इसी अधिवेशन में हुआ था। 1917 का हुआ था कलकत्ता में, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता किए थे, और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है यही बनी थी। 1918 का जो हुआ था बम्बई और दिल्ली दोनों जगह हुआ था, 2 सत्र आयोजित किए गए थे, पहला अगस्त सितंबर में और बम्बई में, और दूसरा दिसंबर में दिल्ली में किया गया था। बॉम्बे का जो सत्र आयोजित किया गया था उसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम ने किया था, और दिल्ली वाला का किया था मदन मोहन मालवीय ने। 1919 का बहुत ही जलियांवाला बाग हत्याकांड उस समय हुआ था, अमृतसर में इसका अधिवेशन हुआ, और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। 1925 की बात करेंगे तो कानपुर में हुआ था, सरोजिनी नायडू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी आपके यह। इसके अलावा 1924 का भी याद रखिएगा, 1924 का अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, और आपको बता दें कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, फिर भी आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने है जो कि किया था, और एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। इसके अलावा 1929 का लाहौर अधिवेशन आप लोग को मालूम होगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। पूर्ण स्वराज के लिए संकल्प पारित किया गया था, और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए समन्वय आंदोलन शुरू किया गया था, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसका भी घोषणा किया गया था। 1931 का कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था, याद रखिएगा, मौलिक अधिकार इसमें आपका पारित किया गया था प्रस्ताव। 1936 का फैजपुर में हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। पला गाँव में आयोजित होने वाला पहला सत्र था। 1938 का हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस, 1939 का त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, लेकिन 1939 का क्या हुआ था कि बोस चुने गए थे, लेकिन गांधी जी के द्वारा पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन करने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, उनकी जगह फिर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। 1946 की बात करेंगे तो मेरठ में हुआ, और आचार्य कृपलानी इसकी अध्यक्षता किए थे। स्वतंत्रता से पहले अंतिम सत्र था। और 1948 की बात करेंगे तो जयपुर में पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। स्वतंत्रता के बाद ये पहला अधिवेशन था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है कि बाबर की सेना ने किस युद्ध में महाराणा सांगा को हराया था, यानी कि इन विच वार ऑफ बाबर डिफीटेड महाराणा सांगा। तो इसका राइट आंसर आपका खानवा का युद्ध होगा। खानवा का युद्ध बाबर के तहत मुगल सेना और मेवाड़ के राणा सांगा के तहत राजपूत गठबंधन के बीच लड़ा गया था। कब? 1527 में, 16 मार्च के दिन। ठीक है, और इसमें बाबर का विजय हुआ था। बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों को याद रखना है। 4 युद्ध हैं, चारों को याद रखना है। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध जो है आपका हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था और बाबर के बीच हुआ था, और बाबर इसमें विजयी हुआ था। बाबर सब में विजयी होगा, 4 को युद्ध ही है, चारों में बाबर ही विजयी होता है। खानवा का युद्ध आपका 1527 में होता है, राणा सांगा और बाबर के बीच। चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है, मेदिनी राय और बाबर के बीच। और घाघरा का युद्ध 1529 में होता है, अफगानों और बाबर के बीच। ठीक है, चारों युद्ध का परिणाम वही है, बाबर विजयी बनता है। और इसके बाद 1530 में जो है बाबर आपका मर जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन है कि द फोक डांस फुगड़ी इज रिलेटेड टू विच स्टेट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका गोवा हो जाएगा। फुगड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है भाई, तो गोवा से है। ठीक है, तो गोवा याद रखना है। गोवा का लोक नृत्य जो कोंकण क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान किया जाता है। अगला है अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबुथी में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किसने किया था, यानी कि हु हैड लॉन्च द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन द बॉर्डर विलेज किबुथी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपका केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबुथी में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया था। इस प्रोग्राम के तहत स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। सीमावर्ती गांव से प्रवास को रोकने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, याद रखना है। अगला है अमृत और विष जो है किसकी रचना है। अमृत और विष पुस्तक का नाम है हु कंपोजिशन
इज अमृत एंड पॉइजन, तो इसका राइट आंसर अमृत लाल नागर होगा। अमृत तो विश्व जो कि 1946 में पुस्तक आपका प्रकाशित हुआ और अमृत लाल नागर के द्वारा रचित उपन्यास है। 1967 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला है अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है, यानी कि विच गेम इज रिलेटेड टू अनाहत सिंह, तो इसका राइट आंसर स्क्वैश होगा। अनाहत सिंह जिनका जन्म 2008 में होता है, भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं, एशियाई खेलों की दोहरी कांस्य पदक विजेता हैं। सितंबर 2024 तक अनाहत सिंह महिलाओं की विश्व रैंकिंग में 100वें स्थान पर है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है कि तनरस खान किस घराने से संबंधित है, यानी तनरस खान इज तनास खान रिलेटेड टू विच हाउस, यानी हाउस नहीं घराना होगा, तो राइट आंसर दिल्ली घराना होगा। कुतुब बख्श इनका नाम है, जिन्हें आमतौर पर तनरस खान के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के भारतीय संगीतकार थे जो दिल्ली घराने के एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। वो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबारी संगीतकार और संगीत शिक्षक भी थे। अगला है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसके बीच होता है, यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इज बिटवीन होम, तो राइट आंसर भारत और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अभी होना है 2024 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट ट्रॉफी है। श्रृंखला का नाम प्रतिष्ठित पूर्व कप्तानों ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर और भारत के सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया। अगला है जिनके पास डैश है उन्हें सीमांत कार्यकर्ता कहते हैं, यानी कि डोज हु हैव डैश डे से मार्जिनल वर्कर्स, तो एक जनगणना वर्ष में 183 दिनों से कम अगर कार्य है आपके पास तो आप भी मार्जिनल वर्कर्स की श्रेणी में आते हैं। श्रमिकों को मुख्य रूप से उनके कार्यों के आधार पर मुख्य और सीमांत श्रमिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जिन श्रमिकों ने वर्ष के अधिकांश भाग के लिए काम किया था उन्हें मुख्य श्रमिक कहा जाता है, और वर्ष के अधिकांश भाग का अर्थ यानी 6 महीने 183 दिन या उससे अधिक था। जिन लोगों ने वर्ष के अधिकांश भाग के लिए काम नहीं किया था, अर्थात जिन्हें एक वर्ष में 6 महीने से कम या 183 दिनों से कम काम किया है, उन्हें सीमांत श्रमिक कहा जाता है। 2001 में कुल लोगों के मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत 3.2% था। सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत कम विकासशील अर्थव्यवस्था और गरीबी को दर्शाता है। अधिकांश सीमांत श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन खेती हर मजदूर हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड फॉर कुचिपुड़ी इन 2022, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा द बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड ऑफ कुचिपुड़ी इन 2022 वाज अवॉर्डेड टू संध्या राजू, ठीक है, तो संध्या राजू इसका राइट आंसर होगा। अगला है डॉक्टर इन कॉन्स्टिट्यूशन केसेस, इससे रिलेटेड कुछ आया था, तो द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज एस्टेब्लिश इन द केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था। अगला है वर्क्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स इन बायोस्फीयर, ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स सच प्लांट्स एल्गी एंड सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस देयर ऑन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस और chemosynthesis forming the base of the food chain and the supporting life in the biosphere। अगला है बुद्धिस्ट टर्म ऑफ डेड बॉडी प्रिवेशन, ठीक है, तो बौद्ध धर्म में मृत व्यक्तियों के संक्षिप्त शरीर को अक्सर स्तूप या अवशेष कहा जाता है, ठीक है, तो स्तूप होगा या अवशेष होगा, जो भी होगा उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि डैश प्रारंभिक सुंगों की राजधानी, यानी कि डैश वाज द कैपिटल ऑफ द इनिशियल सुंग, ठीक है, तो इसका राइट आंसर पाटलिपुत्र होगा। सुंग राजवंश मौर्य काल में स्थापित एक प्राचीन राजवंश था। मौर्य समाज के बाद इसकी स्थापना हुआ था। सुंग जो था पुष्यमित्र सुंग बृहदत्त की हत्या कर दिया था, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद से ही इसकी स्थापना जो किसने किया था, बाकी क्या है भाई, तो 185 ईसा पूर्व में मौर्य समाज की गद्दी संभालने के बाद पुष्यमित्र सुंग के द्वारा राजवंश की स्थापना किया गया था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में भागभद्र जैसे सम्राटों ने पूर्वी मालवा में बेशनगर आधुनिक जो विदिशा है वहाँ पर है जो कि दरबार लगाया था, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न है वह पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया गया था, वो 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे वो तो मुझे अभी मालूम नहीं चल पाया है, लेकिन आपसे ये 4 ऑप्शन पूछा गया था, ठीक है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका वही सही होगा, ठीक है, तो वो जो होगा वो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन आपको बता दें गोदावरी नदी के बारे में तो गोदावरी बेसिन प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है और भारत में गंगा प्रणाली के बाद आपका इसका दूसरा स्थान है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। 3,12,812 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जल निकासी करती है। आधा हिस्सा इसका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के द्वारा इसे साझा किया जाता है। लंबाई की बात करेंगे तो गोदावरी 1465 किलोमीटर की लंबाई में बहती है और अक्सर इसे बड़े आकार और विस्तार के कारण वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी में प्रवर हो गया, इसके अलावा पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वेणगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर और शबरी है, ठीक है। जिसमें से तो प्राणहिता आपके ऑप्शन में था, इंद्रावती एक ऑप्शन में था और आपके
ये मंजरा ऑप्शन में था, मंजीरा ऑप्शन में था। एक ऑप्शन जो दिया गया था वही आपका राइट आंसर था। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि बेगम नूरजहां का पहले का नाम क्या था। ठीक है, तो बेगम नूरजहां की बात करते हैं तो इसका पहले का नाम था मेहरुनिसा। ठीक है, तो नूरजहां का असली नाम था मेहर-उन-निसा। ठीक है, ये आपका इसका जो विवाह है जहांगीर के साथ हुआ। जहांगीर का असली नाम की बात करेंगे तो मिर्जा नूर-उद-दिन बेग मोहम्मद खान सलीम था और 1611 में नूरजहां के साथ उसका विवाह हुआ था। अगला है हु टॉप द मेडल टेली एट द 37 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया हेल्ड इन गोवा फ्रॉम अक्टूबर 26 टू 9 नवंबर 2023। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था आपका महाराष्ट्र था। 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2023 तक में गोवा में आपका राष्ट्रीय खेल का 37वां संस्करण आयोजित हुआ था, जिसमें से महाराष्ट्र आपका टॉप पर आया था टोटल 228 पदक के साथ, जिसमें से 80 पदक स्वर्ण था, 69 पदक रजत था और 79 पदक कांस्य था। ठीक है, और महाराष्ट्र को राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी उसी को दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक अपने नाम करता है राष्ट्रीय खेलों में। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। सर्विसेज की बात करते हैं, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, तो इसका स्थान दूसरा रहा था 126 पदक के साथ 66 स्वर्ण, 27 रजत और 33 कांस्य। और तीसरा स्थान पर था आपका हरियाणा 192 पदक के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेडल टेली भी देख सकते हैं। तीसरा पे हरियाणा, दूसरा पे सर्विसेज, पहला पे महाराष्ट्र, चौथा पे मध्य प्रदेश और पांचवा पर आपका केरल था। ठीक है, अगला है टी.एच. विनायकराम एक प्रसिद्ध संगीतकार जो है किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका घटम होगा। टी.एच. विनायकराम की बात करेंगे तो इनका पूरा जो नाम था तेट्टाकुडी हरिहर विनायकराम है, जिन्हें बिक्कू विनायक कायम के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय ताल वादक है। ठीक है, तो घटम के देवता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। घटम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आयोडीन विलयन होगा। स्टार्च के लिए रासायनिक परीक्षण में आयोडीन विलयन को मिश्रित किया जाता है। उसका रंग नीले और काले रंग में परिवर्तित होता है, जिससे स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात होती है। आयोडीन जो कि परीक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला द्रव है, जिसका उपयोग कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के द्वारा स्टार्च की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। स्टार्च पौधे की हरी पत्तियों में होता है। पौधे में आरक्षित खाद्य पदार्थ के रूप में कार्य करता है। मकई, गेहूं, चावल, आलू आदि जैसे खाद्य पदार्थ में स्टार्च होता है। मनुष्यों में स्टार्च शर्करा के अणुओं में टूट जाता है और ऊर्जा की आपूर्ति करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करेंगे तो यह हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए? तो इंदिरा गांधी जी की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इंदिरा गांधी की बात करेंगे तो इसे आयरन लेडी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यह भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं और जवाहरलाल नेहरू जी की ये बेटी थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है आर्टिकल 51A अप होल्ड एंड प्रोटेक्ट टू सोवरेनिटी यूनिटी एंड डैश ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था इंटीग्रिटी। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि भारत के नागरिकों को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना था। अगला है कि द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर संजय खान होगा। द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ संजय खान की आत्मकथा है। इसमें उन्होंने अपने जीवन की अनुभवों और घटनाओं को साझा किया है। अगला है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका क्रिकेट होगा। देवधर ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट में सूची ए क्रिकेट प्रतियोगिता है। ये एक 50 ओवर का टूर्नामेंट है। सालाना 3 टीमों के बीच खेला जाता है। 3 राष्ट्रीय स्तर की टीमें इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी है। पहला संस्करण 73-74 में खेला गया था। ट्रॉफी का नाम प्रोफेसर डी.वी. देवधर के नाम पर रखा गया है। इन्हें भारतीय क्रिकेट की ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। क्रिकेट से जुड़ी अन्य ट्रॉफियों की बात करते हैं तो विजय हजारे ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, बी जिदन ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सी.के. नायडू ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी आदि है। अगला है वित्त आयोग का गठन एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की संख्या डैश के साथ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर 4 होगा। आयोग ने हर 5 साल में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो अनुच्छेद 280 के तहत करता है। इसका गठन भारत के केंद्र सरकार और व्यक्तिगत राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द टनल्स डेट कनेक्ट प्लांट सेल आर कोल्ड। इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा की बात करते हैं तो पौधे की कोशिका दीवार के माध्यम से एक चैनल और जो अणुओं और पदार्थों की कोशिका के अंदर बाहर जाने की अनुमति देता है। यह कोशिकाओं के बीच संबंध और संचार की भी अनुमति देता है। इससे एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक सुरंग के रूप में भी सोचा जा सकता है। अगला है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया। तो इसका राइट आंसर 7 था। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका भारत में भारतीय समाज को
7 श्रेणियों में विभाजित किया था। 1 दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद। ठीक है। मेगा श्रेणी भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न उससे भिन्न पेशा को अपना सकता था। मेगा श्रेणी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इस बात को भी याद रखना है। सेल्यूकस निकेटर का दरबारी कवि था, राजदूत था। अगला है बुलंद दरवाजा किसका हिस्सा है, तो राइट आंसर फतेहपुर सीकरी होगा। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा का फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 1575 में कराया गया था, गुजरात पर जीत के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। ये जो दरवाजा है लाल और बलुआ पत्थर से बना हुआ है, सफ़ेद काले संगमरमर की नक्काशी की हुई है। ठीक है। अगला है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो राइट आंसर दादर और नागर हवेली और दमन दीव होगा। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा दादर, नागर हवेली और दमन दीव में है। यह केंद्र शासित प्रदेश मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से घिरा हुआ है, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अगला है द लैम्प ऑफ ओल्ड पुस्तक किसने लिखा है, तो राइट आंसर अरविंदो घोष होगा। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड को श्री अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया था। 1893 में ये पुस्तक प्रकाशित हुआ है। वो भारत के एक दार्शनिक, योगी, गुरु, कवि और राष्ट्रवादी थे। उन्होंने लेखों की एक श्रृंखला के माध्यम से राजनीति की आलोचना की है। बाकी और कुछ बात आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पूछा गया कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो राइट आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1940 को पेश किया था। इस प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। ठीक है। अगला है राजा रेड्डी और राधा रेड्डी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, तो राइट आंसर आपका कुचिपुड़ी होगा। राजा और राधा रेड्डी नृत्य युगल हैं, गुरु हैं, कोरियोग्राफर हैं। कुचिपुड़ी के दक्षिण भारतीय नृत्य के रूप के प्रतिपादक के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। अगला है गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो राइट आंसर आपका पंजाब होगा। गिद्दा की बात करेंगे तो ये महिला लोक नृत्य है, भांगड़ा की बात करेंगे तो ये पुरुष लोक नृत्य है। महिलाओं के द्वारा एक घेरे में ताली बजाते हुए पारंपरिक गीत गाते हुए ये किया जाता है। और यहाँ की बात करेंगे भांगड़ा का, जो ढोल के थाप के साथ किया जाता है और इसकी विशेषता ऊर्जावान चाल और छलांग है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है द 56th एनुअल मीटिंग ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB वाज हेल्ड इन सियन साउथ कोरिया। ठीक है, इस इचियोन साउथ कोरिया में भारत की तरफ से किसने भाग लिया, तो राइट आंसर आपका निर्मला सीतारमण होगा। भारत की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 56वीं एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लिया था। 2 से 5 मई 2023 के बीच इंचियोन दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था। ठीक है। अगला है द नेशनल करियर सर्विस पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया, तो राइट आंसर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। नेशनल करियर सर्विस NCP पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा पोर्टल 20 जुलाई 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूट्रोफिकेशन क्या है। यूट्रोफिकेशन जिसे हम लोग हिंदी में सुपोषण कहते हैं, पोषक लवणों द्वारा जल का संवर्धन है जो पारिस्थितिक तंत्र में संरचनात्मक परिवर्तन का कारण बनता है, जैसे शैवाल और जलीय पौधे का उत्पादन बढ़ जाना, मछली प्रजातियों की कमी, जल की गुणवत्ता में सामान्य गिरावट, अन्य प्रभाव जो उपयोग को कम करते हुए रोकते हैं। अगला है आवर्त सारणी की समूह 17 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर आपका हेलोजन होगा। आवर्त सारणी में हेलोजन समूह 17 के 6 तत्वों का एक समूह है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन, इसके अलावा टेनेस्टीने और ये सब चीज़ें हैं, हेलोजन धातु हैं। हेलोजन बहुत प्रतिक्रियाशील होते हैं और फ्लोरीन से स्टार्टिन तक प्रतिक्रियाशील घटती जाती है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा WC बनर्जी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अध्यक्षों के बारे में हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में ही डिटेल पूर्वक देखा था कि कौन कौन से ईयर के कौन कौन से अध्यक्ष थे, जिसमें से आपका 1885 में जब आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था तो उस समय आपके उमेश चंद बनर्जी से हम लोग उमेश चंद बनर्जी के नाम से भी जानते हैं, स्थापना के बाद पहली अध्यक्षता आपका इन्होंने किया था। पहला जो आपका सम्मेलन है आपका 28 दिसंबर 1885 को ही हुआ था, स्थापना के वर्ष ही। इसके अलावा पहले अधिवेशन में कुल 72 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद 1886 का इसमें आपके दादा भाई नौरोजी ने है जो कि अध्यक्षता किया। 1887 की बात करेंगे तो इसमें बदरुद्दीन तैयबजी ने किया। ठीक है, 1888 की बात करेंगे तो जॉर्ज यूली ने किया। ठीक है, तो इस प्रकार करके महत्वपूर्ण अधिवेशनों की जो सूची है हम आपको फर्स्ट शिफ्ट में करा चुके हैं, जिसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और साथ में आपको इसका जो लिंक है, इसका जो PDF है, यानी कि जिस वीडियो के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं या कहें तो तीनों शिफ्टों का जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी है वो आपका किस देश ने किया था। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं तो इसका मेजबानी 2010 में भारत के द्वारा किया गया था। यह आपका 3 से लेकर
14 अक्टूबर 2010 तक दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इससे पहले भारत की बात करते हैं तो 1951 में आपका एशियाई खेल शुरू हुआ था, उसका भी आपका जो मेज़बानी है भारत कर चुका है। इसके बाद अब तक भारत ने 2 बार एशियाई खेल का मेज़बानी किया है, एक बार 1951 में, दूसरा बार आपका 1982 में। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। बाकी उद्घाटन समारोह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो कि दिल्ली में स्थित है वहाँ पर आयोजित किया गया था। अगला है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक किस राज्य में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी थी। तो ग्रामीण आबादी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में थी, तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। अगर आपसे शहरी जनसंख्या का सबसे ज़्यादा आबादी आपसे पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर आपका महाराष्ट्र होता। ठीक है, इसके अलावा 2011 की अंतिम जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या आपका 1210.2 मिलियन थी, जिसमें से ग्रामीण आबादी की बात करते हैं तो 833.1 मिलियन और शहरी आबादी की बात करते हैं तो 377.1 मिलियन था। ठीक है, अगला जो है कि द हंग्री टाइड के लेखक कौन है। ठीक है, तो द हंग्री टाइड जो पुस्तक है उसके लेखक हैं अमिताभ घोष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अमिताभ घोष होगा। हंग्री टाइड भारत में जन्मे लेखक अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया छठा उपन्यास है और इसने कथा के लिए 2004 में हंस क्रॉसवर्ड बुक पुरस्कार जो कि जीता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी डांस फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है। तो हम्पी डांस फेस्टिवल की बात करेंगे तो कर्नाटक में मनाया जाता है, इसका राइट आंसर कर्नाटक होगा। यह एक सांस्कृतिक उत्सव है जिसे विजयनगर के शासन काल के बाद से अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाया जाता है। हम्पी जिसे हम्पी में स्मारकों के समूह के रूप में जाना जाता है, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल है और तुंगभद्रा नदी के तट पर पूर्व मध्य कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था 14वीं शताब्दी में हम्पी, और यह एक हिंदू धर्म का एक तीर्थ स्थल भी है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो 1336 में हरियर और बुक्का नामक दो लोगों ने, ठीक है, हरियर और बुक्का नामक दो लोग नहीं कि दो भाइयों ने इस वंश का स्थापना किया था। ये जो हरियर और बुक्का थे, ठीक है, विजयनगर समाज की स्थापना करने से पहले किस साम्राज्य में सामंत थे, तो काकताई वंश। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका था। और हरियर और बुक्का जो है आपका जो यादव वंश था, अंतिम यादव वंश, ठीक है, अंतिम यादव वंश के शासक थे संगम, उन्हीं का ये दोनों बेटा थे। और जब आपका विजयनगर समाज का स्थापना हुआ तो विजयनगर समाज में टोटल 4 राजवंशों ने शासन किया और पहला वंश का नाम ही था संगम। ठीक है, संगम वंश। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला है कि 2023 का ACC जो है अंडर 19 विश्व कप कहाँ पर आयोजित, सॉरी एशिया कप कहाँ पर आयोजित हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका संयुक्त अरब अमीरात होगा। 2023 ACC अंडर 19 एशिया कप, ACC अंडर 19 कप का 10वां संस्करण था। सीमित ओवर का क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें 8 अंडर 19 टीमें हिस्सा लेती हैं और ली थी और 8 से 17 दिसंबर के बीच ये खेला जाना था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं तो 23 ICC अंडर 19 एशिया कप के बारे में, तो 8 से 17 दिसंबर 2023 के बीच खेला गया था। एडमिनिस्ट्रेटर की बात करेंगे तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा कराया जाता है। फॉर्मेट था लिमिटेड ओवर क्रिकेट का, टूर्नामेंट ग्रुप स्टेज फाइनल था। और होस्ट की बात करेंगे तो यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा किया गया था। चैंपियंस आपका बांग्लादेश बना था, पहला ही विजेता था, इसका पहला ही टाइटल था। इसके अलावा रनअप की बात करेंगे तो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स इसका रनअप ही था। पार्टिसिपेंट टोटल 8 टीमों ने भाग लिया था, टोटल 15 मैच हुआ था। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करेंगे तो अस्कर रहमान था। मोस्ट रन की बात करेंगे तो अस्कर रहमान ही था। और मोस्ट विकेट की बात करेंगे तो राज लिम्बानी जो कि भारत का था उसने किया था। ठीक है, अगला है कोयम्बटूर कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर आपका तमिलनाडु होगा। कोयम्बटूर को या कोयम्बटूर की बात करते हैं तो भारत के तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले में स्थित एक नगर है, जिले का मुख्यालय भी है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है हु वाज अपॉइंटेड एज द CEO एंड MD ऑफ TCS इन 2023, तो इसका राइट आंसर आपका के कृतिवासन होगा। के कृतिवासन को 1 जून 2023 को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने राजेश गोपीनाथन से पदभार संभाला और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कृतिवासन का मुआवजा 25.36 करोड़ या 25.36 करोड़ था जिसमें शामिल है। ठीक है, अगला आपसे कैग का कार्य पूछा गया था। कैग यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में ऑप्शन में क्या दिया गया था मुझे नहीं मालूम, लेकिन कैग की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 से ये संबंधित है। और स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 148 से 151 तक आपका यही कैग से ही संबंधित है। ठीक है, कैग को हटाया किया जाता है जैसे उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार से कैग को भी हटाया जाता है। कार्यकाल की बात करेंगे तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए उसके बाद से ये आपका इनका कार्यकाल होता है। इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। पुनर्नियुक्ति के लिए
पात्र नहीं होते हैं। और कैग की बात करेंगे तो उनके पास भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त तथा खर्च किए गए प्रत्येक रुपया का जांच करने का अधिकार होता है। और कैग सरकारी स्वामित्व वाले निगमों का वैधानिक लेखा परीक्षक भी होता है। ये सरकार के स्वामित्व वाले व्यवसायों या मौजूदा सरकारी स्वामित्व वाले व्यवसायों की सहायक कंपनी का अतिरिक्त अंकेक्षण करता है, जिसमें सरकार की कम से कम 51% इक्विटी हिस्सेदारी होती है। वरीयता क्रम के अनुसार की बात करते हैं तो कैग को 9वां स्थान पर रखा गया है। उसके पास भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान अधिकार होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जो प्राइड स्कीम है वो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। तो राइट आंसर आपका केरल होगा। केरल राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए रोजगार परियोजना शुरू की है। प्राइड नामक परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य विविध और नवीन क्षेत्रों में नौकरियां प्रदान करके हाशिए पर रहने वाले समुदाय को सशक्त बनाना और उत्थान करना है। ठीक है।